हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जो मैं स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी मेरे साथ एक ऐसे बेहतरीन टॉपिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से देखा जाए जो अत्यंत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, या कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम हो, या कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम हो, या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस नज़र से भी देखा जाए तो आपके लिए ये जो सेशन जो है अत्यंत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो सर्वप्रथम मैं अपने दर्शकों से, विशेष रूप से छात्रगण से ये नम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। तो देखिए, समय ना गंवाते हुए मैं टॉपिक्स की ओर बढ़ रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। तो देखिए, वायुमंडल जो है, वायुमंडल को यदि देखा जाए तो इस वायुमंडल से पहले हम चलेंगे आपका इन्वायरमेंट के ऊपर में, यानी पर्यावरण की तरफ से। तो देखिए, पर्यावरण एक्चुअली में क्या होता है, तो हमारे पर्यावरण क्या होता है, हमारे चारों ओर के वातावरण को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। देखिए, वायुमंडल और पर्यावरण दो अलग अलग चीज है, ठीक है। तो पर्यावरण क्या होता है, हमारे चारों ओर के वातावरण को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। जैसे देखिए, पर्यावरण शब्द का उपयोग हम बात बात में बहुत ज्यादा कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा यदि पढ़ने में अच्छा होता है तो हम जाहिर सी बात है कहते हैं कि उसका पर्यावरण अच्छा होगा, इसीलिए वो बच्चा पढ़ने में अच्छा है। यदि कोई बच्चा मान लीजिए पढ़ने में खराब है तो हम ये कहते हैं कि उसका पर्यावरण खराब था, जिसके कारण वो बच्चा अच्छी तरह से पास नहीं कर पाया, ठीक है। यानी पर्यावरण कहने का मतलब घर का वातावरण, उसके मित्र मंडली और उसके मोहल्ले, पड़ोस वाले सभी एक साथ शामिल हो जाते हैं पर्यावरण में। तो यहाँ पर्यावरण मोहल्ले तक सीमित हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, अब हम आज को तो मैं पढ़ाने वाला हूँ पर्यावरण नहीं, बल्कि आपको मैं एटमॉस्फेयर यानी ब्रह्मांड के वातावरण के बारे में पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो देखिए, जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, यानी वायुमंडल जो है, वायुमंडल मूल रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक होमोस्फीयर और दूसरा है हेट्रोस्फीयर। वायुमंडल को मूल रूप से आपका एटमॉस्फेयर को मूल रूप से हम दो भागों में बांटे हैं, ठीक है। एक होमोस्फीयर और दूसरा है हेट्रोस्फीयर, यानी सममंडल और दूसरा है विषम मंडल। देखिए, यहाँ पर मैं आप लोग से ये कहना चाहूंगा, मेरा अपना पर्सनल सुझाव है कि आप जहां तक हो सके आप इसे अंग्रेजी में ही याद कर लीजिएगा। क्योंकि अंग्रेजी में याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी क्या किया जाता है, आपको उच्चारण देता है अंग्रेजी में और लिपि होता है हिंदी में, मतलब लिखा रहता है हिंदी में और उच्चारण जो करते हैं आप वो अंग्रेजी में होता है, तो वहां आपके लिए डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। अब जैसे देखिए, आपका जो ये होमोस्फीयर देखते हैं, ये होमोस्फीयर आपका 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है, ये होमोस्फीयर। और वहीं हेट्रोस्फीयर जो है आपका 80 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर, ठीक है, जो मंडल है उसे हम हेट्रोस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब होमोस्फीयर जो है इसका कई भाग है, ठीक है, होमोस्फीयर को। तो होमोस्फीयर को मूल रूप से हम कई भाग कहते हैं, जिसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल। दूसरा नंबर समताप मंडल। तीसरा नंबर आयन मंडल। और चौथा नंबर बाह्य मंडल, ठीक है, बाह्य मंडल। देखिए, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि क्षोभ मंडल को जो है आपका ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, क्षोभ मंडल को हम ट्रोपोस्फीयर। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम कि आपको परीक्षा में कभी कभी क्या किया है, क्या आता है, आपको लिपि हिंदी में रहेगा और उच्चारण जो होता है अंग्रेजी में होता है। तो आप यहाँ पर अंग्रेजी वाला वर्ड को ही आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मैं अपने तरफ से एक पर्सनल सुझाव देना चाहूंगा आपको। स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, समताप मंडल, ठीक है। दूसरा नंबर मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर। और चौथा नंबर जो है तापमंडल। तापमंडल को हम वायुमंडल के नाम से भी
जान सकते हैं। ठीक है, थर्मोस्फीयर। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहाँ पर जो है आपका, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आते हैं। क्या निकल के आता है? जैसे कि आप जानते हैं क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल जनरली क्या है, क्षोभ मंडल में ही आपका जो पर्यावरण संबंधी जो घटनाएं हो, जो घटित होती है, ये मैं इसके लिए मैं अलग से एक टॉपिक ला दूंगा आपका इसके ऊपर में। लेकिन मैं अभी एटमॉस्फेयर पढ़ा रहा हूँ तो मैं जनरली यहीं तक ही सीमित रहता हूँ आपको। कि देखिए क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल में क्या होता है, जनरली पर्यावरण संबंधी जो जो भी घटनाएं घटित होती है, वो सारा घटनाएं आपका क्या होता है, क्षोभ मंडल में यानी ट्रोपोस्फीयर में ही होता है। जैसे कि बारिश का होना, वर्षा, ठीक है, वर्षा, तूफान, ये सारी जो घटनाएं होती है ना, ये सब क्या होती है, क्षोभ मंडल में ही होता है, यानी ट्रोपोस्फीयर में होता है। ठीक है, वहीं समताप मंडल में मौसम संबंधित कोई भी घटना नहीं होती है, जैसे तूफान, बारिश, ठीक है, आंधी, जो भी है, ये आपका स्ट्रोस्फीयर में नहीं होती है। यहाँ से परीक्षा में पूछा जाता है कि मौसम संबंधित घटनाएं जो होती है कहाँ होती है, तो किस मंडल में होती है, तो आपका आंसर होगा क्षोभ मंडल। ठीक है, और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि जो जो हेलीकॉप्टर देखते हैं आप, चाहे एरोप्लेन देखते हैं, तो किस मंडल में ट्रेवलिंग करता है, तो ठीक है, उसका आंसर होगा आपका, ये आपका याद रखिएगा, ये जो भी आप मंडल देख रहे हैं ये, ठीक है, समताप मंडल जो देख रहे हैं, तो एस्ट्रोस्फीयर में समताप मंडल, यानी समताप मंडल को एस्ट्रोस्फीयर कहते हैं। और इस मंडल में आपका प्लेन जो है वो क्या करता है, ट्रेवलिंग करता है। ठीक है, जो भी प्लेन उड़ता है आपका समताप मंडल में ही उड़ता है। यहाँ पर मौसम संबंधित किसी भी प्रकार का कोई घटना नहीं होता है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है, आपका दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है, जब क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटना होता है, समताप मंडल में कोई ऐसा मौसम संबंधित कुछ प्रॉब्लम होता ही नहीं है, तो तब समताप मंडल में मैंने क्यों नहीं प्लेन उठता है? ठीक है, क्यों नहीं उठता है? क्योंकि समताप मंडल सबसे निचले स्तर को कहते हैं, मैंने जो समतल भाग है हमारा, समतल भाग से यदि पहला कोई भाग आता है वो है क्षोभ मंडल। तो जाहिर सी बात है, अभी यहाँ पर पृथ्वी से जो प्लेन टेकअप करेगी, तो जाहिर सी बात है समताप क्षोभ मंडल से होकर ही करेगी, इसीलिए प्लेन आपका मौसम खराब होने से नहीं उड़ पाता है। एटीसी इसे क्या कर देता है, रोक देता है कि आप टेक ओवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरी नंबर देखिए, अब यदि देखा जाए, वायुमंडल पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण का ही क्या है, एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इस स्तर से देखा जाए तो वायुमंडल को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो 3 भाग में क्या है, जैसे कि मान लीजिए लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर यानी लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल, स्थलमंडल, इसके बाद बायोस्फीयर यानी जीवमंडल, इसके बाद हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल। ठीक है, इसे याद करने के लिए लिथोस्फीयर को आप एल से आप इस तरह याद कीजिए, एल से लिथोस्फीयर, तो एल से लैंड। ठीक है, मैंने स्थल मंडल कहा जाता है। बायोस्फीयर मतलब जीवमंडल, मतलब बायोटिक, बायोटिक, ये बायोटिक आप साइंस से पढ़े होंगे, जैविक और अजैविक। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल, मतलब हाइड्रोजन से क्या होता है, जल बनता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, ये ट्रिक्स के माध्यम से मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि जैसे कि मान लीजिए वायुमंडल ना हो तो क्या होता। अब ये भी एक प्रश्न उठता है कि वायुमंडल का आखिर होना है क्यों आवश्यक है, वायुमंडल ना होता तो क्या होता। देखिए, वायुमंडल यदि ना होता तो हमारे ऊपर में कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी को आप देख रहे हैं, जैसे कि ये पृथ्वी आप देख रहे हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर में क्या है, ठीक है, पर्यावरण है, जिसे हम मंडल के नाम से, कई मंडलों के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर जो पर्यावरण है, ये पृथ्वी से चिपका क्यों है, क्योंकि पृथ्वी में क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब चुंबकीय गुण है। तो चुंबकीय गुण कितना, गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, 9.8, ठीक है,
परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, तो 9.8 है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये क्या है, ये पर्यावरण जो है आपका ये यहाँ से लगा हुआ है, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि पर्यावरण ना हो तो क्या होता, ठीक है। पर्यावरण ना होता, जैसे कि मान लीजिए पर्यावरण यदि एटमॉस्फेयर में वायुमंडल ना होता तो क्या होता, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए ये सूरज है, ठीक है। सूरज का जो किरण जो है आपका पृथ्वी पर पड़ रहा है, ठीक है। यदि मान लीजिए वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता कि दिन के समय में वायुमंडल नहीं होता तो दिन के समय में, क्योंकि सूर्य का जो पर्यावरण किरण जो है यूवीसी परीक्षा में यहाँ से भी पूछा जाता है कि अल्ट्रावायलेट जो किरण है सबसे खतरनाक किरण कौन सा होता है, तो आपका यूवीसी होगा, ठीक है। तो यदि मान लीजिए ये मंडल नहीं होता, वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता, तो सूरज का जो पर्यावरणीय जो किरण है डायरेक्ट पृथ्वी पर आता, तो इससे क्या होता, पृथ्वी पर जो जीव जंतु थे उन्हें कई बीमारी हो सकते थे, जैसे कि मान लीजिए मोतियाबिंद की बीमारी, स्किन का बीमारी, स्किन कैंसर, या समय से पहले बूढ़ा हो जाना, चेहरे पर एक प्रकार का ब्लैक स्पॉट हो जाना। तो ये जो वायुमंडल है ये क्या करता, संध्या का समय, जैसे कि मान लीजिए जो उष्मा है हमारे जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है या सूर्य के द्वारा जो हमें प्राप्त होती है, ये टेम्परेचर संध्या के समय क्या होती है, बाहर निकलने का प्रयास करती है, परंतु ये वायुमंडल क्या करता है, उसे रोक देता है, ठीक है। ये वायुमंडल उसे बाहर नहीं जाता है, जिसके कारण हम आसानी से रह सकते हैं। तो हमें जीने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, हमारे जीने के लिए 15 डिग्री सेल्सियस हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है आपका। अच्छा, दूसरी नंबर ये आता है कि जो पृथ्वी पर या वायुमंडल में कई प्रकार के गैस पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कई गैसों में देखेंगे आप, जैसे कि आप जानते हैं कि वायुमंडल में बहुत तरह का गैस मिलता है आपको, तो वो गैस कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक है तो कहीं कहीं हमारे लिए लाभदायक भी है। तो जैसे कि जानते हैं कि वायुमंडल में जैसे कि नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है, ठीक है। नाइट्रोजन को हम N2 से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो गैस है आपका 78% आपको वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है हमें। तो परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस प्राप्त होता है, तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा आपको नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है, ठीक है। इसकी परसेंटेज देखा जाए तो आपका 78.08% है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। N2 से हम दर्शा रहे हैं, 78.08% आपका नाइट्रोजन गैस है। ये आपका कितना किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, आपका 80 किलोमीटर से लेकर आपका 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। वायुमंडल में आपका जो ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा है आपका 20.94% पाया जाता है। ये आपका 200 किलोमीटर से लेकर आपका 1125 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको ये ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है, ठीक है। यही आपका आर्गन गैस देखा जाए, जो आर्गन गैस है जो आपका जो ये 0.93% प्राप्त होता है, सबसे कम प्राप्त होता है, तो वो है आर्गन गैस। देखिए इसका उपयोग बहुत होता है, ठीक है। आर्गन गैस का उपयोग कहाँ होता है, जैसे कि मान लीजिए वेल्डिंग करते समय में आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ बल्ब बनाने के लिए आपका आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है कि आर्गन गैस का 2 उपयोग लिखिए, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं, बल्ब बनाने में आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है, वेल्डिंग करने के लिए आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। वहीं आपको पूछ दिया जाता है कि आर्गन गैस कितना किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है। आपका देखिए आर्गन गैस जो है 1125 किलोमीटर से लेकर 3540 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका आर्गन गैस प्राप्त होता है। दूसरी तरफ चौथा नंबर है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये आपका CO2 जिसे हम कहते हैं, तो 0.096%, ठीक है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। सॉरी 36 में 96 ले गया, ये एक्चुअल में 36 हो गई है, ठीक है 36। अब देखिए यहाँ पर एक और परीक्षा में आपको डिस्टर्ब करने के लिए क्या कर दिया जाता है,
0.0036% इस तरह से डिस्टर्ब किया जाता है। अब याद रखिएगा, डबल जीरो नहीं होगा, एक जीरो होगा, ठीक है। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वायुमंडल में इतनी % पाई जाती है। ये कितना किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है आपका 3540 किलोमीटर से लेकर आपका 10,000 किलोमीटर तक ऊंचाई तक आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। अच्छा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है वायुमंडल का जो तापमान जो है अत्यधिक ज्यादा हो जाएगा। तो वायुमंडल का तापमान यदि ज्यादा हो जाएगा तो विश्व तापन या भूमंडलीय ताप में क्या हो सकता है? वृद्धि हो सकता है। तो भूमंडलीय ताप में वृद्धि होने का मतलब क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेगा। ग्लेशियर यानी बर्फ का जो पहाड़ है वो पिघलने लगेंगे। बर्फ का पहाड़ पिघलेंगे तो पानी उसका कहाँ आएगा? आपका नदी समुद्र में आएगा। तो जाहिर सी बात है वाटर लेवल क्या हो जाएगा? नदी का बढ़ जाएगा, जो कि बाढ़ जैसी परिस्थिति क्रिएट हो सकती है, ठीक है। दूसरी नंबर, बारिश जो है यदि टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है? आपका बारिश नहीं होगा। तो जब बारिश नहीं होगा तो इससे क्या हो सकता है? आपकी फसल की पैदावार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, जो कि उसका डायरेक्ट प्रभाव मनुष्य के जीवन पर भी पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखें। अच्छा, यहाँ और एक बात है जो कि इम्पोर्टेंट है, ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर क्या होता है? अब ये समझ लीजिए, जैसे ये पृथ्वी देखें, पृथ्वी के ऊपर एक ओजोन लेयर है। ये क्या है? ओजोन लेयर का काम क्या है? परीक्षा में पूछा जाता है कि ओजोन लेयर का ये काम क्या है। देखिए, ओजोन लेयर में आपका CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होता है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ होता है? देखिए, फ्रिज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फ्रिज में जनरली हम लोग क्या करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। तो यदि मान लीजिए कभी कभी आप सुनते होंगे कि ओजोन लेयर क्या हो गया? ओजोन लेयर में होल हो गया है। तो ओजोन लेयर में होल का मतलब क्या होता है? देखिए, ओजोन लेयर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इस तरह से ओजोन लेयर में होल हो गया है, इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं डायरेक्ट ओजोन लेयर में इस तरह का होल हो जाना, इस तरह का डायरेक्ट ओजोन लेयर में होल नहीं होता है। ओजोन लेयर में होल का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप ये ओजोन लेयर का मोटाई देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका मोटाई है। तो यदि मान लीजिए ज्यादा प्रदूषण होता है तो ओजोन लेयर का जो मोटाई है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है, पतला हो जाता है। जब पतला हो जाएगा तो ओजोन लेयर का एक मेन कार्य है कि ये आपका सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी जो किरण है इसको क्या करती है? शोषित करती है। यदि मोटा हो तो ये क्या करती है? ज्यादा शोषित करेगी, यदि पतला हो तो कम शोषित करेगी, ठीक है। और जिसकी UVC है, ठीक है, सूर्य से आने वाली UVC, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरण है, ये कौन सी किरण है? अल्ट्रावायलेट किरण जिसको बोलते हैं हम लोग, UVC बोलते हैं। तो ये पतला होता कैसा है? यानी ओजोन लेयर पतला क्यों होता है? देखिए, जितना वायुमंडल प्रदूषित होगा उतना क्या होगा? ओजोन लेयर पतला हो जाएगा, ठीक है। जब ओजोन लेयर पतला हो जाएगा तो ये आपका सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी जो किरण को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए आपको वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आपका ओजोन लेयर पर। तो वायुमंडल प्रदूषित कैसे होता है? जैसे कि मान लीजिए आए दिन बड़े बड़े उद्योग की स्थापना हो रही है, टायर को लोग जलाते हैं, कचरा को जला देते हैं, ठीक है। इस तरह से जो घटनाएं घटित होती है या इस तरह के जो कार्य होते हैं, इस कार्य से भी क्या होता है? वायुमंडल क्या होती है? प्रदूषित होती है, ठीक है। तो जहां तक हो सके हमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आपको बता देना चाहूंगा कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न आप उठ रहे हैं। देखिए, ऑलमोस्ट मैं बता ही चुका हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक्स है एटमॉस्फेयर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो यहाँ से आपका जो ये जो देख रहे हैं यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्लस में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, वायुमंडल से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, ये CFC से प्रश्न पूछा जाता है, इसका उपयोग से पूछा जाता है, और आर्गन गैस के में बारे में बताया वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय